वन आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जिससे हमको आइडिया मिलेगा कि हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ हो जाएंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन है कि पर्यटक ने नीचे दिए गए अनुसार वर्णन किया, जैसे कि मैं एक गांव में हूँ। भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसीलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर भीतर से भी लकड़ी के बने हैं। इन घरों की छतों कैसी हैं? ढालू हैं। एक गांव निम्नलिखित में से कहाँ होना चाहिए? मतलब ये जो विशेषताएं बताई गई हैं, तो इसमें से वो कौन सा गांव है जहाँ की ये विशेषता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी असम। ठीक है, मैं एक गांव में हूँ यानी कि मैं असम गांव में हूँ, जहाँ भारी वर्षा होने की सामान्य विशेषता है। बहुत ज़्यादा सामान्य वर्षा यहाँ जो होती है, भारी वर्षा होती है असम में, सामान्य बात है। यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर जो हैं वो बांस के जो खंभे हैं उस पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। जो घर भीतर से भी लकड़ी के बने हुए हैं और यहाँ के घर की छतें कैसी हैं? ढालू वाली हैं। ठीक है, तो गाँव कहाँ होना चाहिए? तो ये असम में होना चाहिए। असम हमारे उत्तर पूर्व का भारत का राज्य और इसकी विशेषताएं ये भी याद रखना। इसकी कैपिटल दिसपुर है। वही उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, गिरजन, हिमाचल प्रदेश की शिमला, धर्मशाला, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि मैं एक गांव में हूँ, यहाँ भारी वर्षा सामान्य विशेषता है होने की, इसीलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर कहाँ से बनाए हैं? बांस के खंभों पर धरती से 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए हैं। ये घर जो होते हैं भीतर से भी कैसे होते हैं? लकड़ी के बने हुए। इन घरों की छतें कैसी होती हैं? ढालू वाली होती हैं। और ये सभी विशेषताएं कहाँ हैं? असम में स्थित घरों में पाई जाती हैं। वही मकान जो होते हैं यहाँ के घर वगैरह, वो जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। इसीलिए बारिश के दौरान घर में जब बाढ़ आने से जो होता है उसे बचाया जा सकता है घर को, यानी कि घर में बाढ़ नहीं आती, क्योंकि मकान ऊपर बने होते हैं 10 से 12 फुट। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बना देते हैं और घर के भीतरी भाग भी लकड़ी से बने हुए होते हैं। तो ऐसी कई सारी आपको विशेषताएं देगा, पूछेगा किस गांव की है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये सब आपके जो है एनवायरमेंट स्टडीज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस तरह से आपको देखकर जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है। द लार्जेस्ट फेयर ट्राइबल फेस्टिवल्स इन साउथ इंडिया इज। ऑप्शन ए है कुंभ मेला, ऑप्शन बी है समक्का सारलंबा यात्रा, ऑप्शन सी है खारची उत्सव, ऑप्शन डी है गंगा जी मेला। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी समक्का सारालम्मा यात्रा। ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला यानी आदिवासी उत्सव समक्का सारालम्मा यात्रा है, याद रखना। और हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि जो दक्षिण भारत है वहाँ का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है समक्का सारालम्मा यात्रा। ये एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है जिसका आयोजन तेलंगाना में किया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि समक्का सारालम्मा यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, और ये मेला कितने दिनों तक चलता है? 4 दिनों तक इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो होते हैं वो भाग लेते हैं और इसे हम एशिया का दूसरा कुंभ मेला भी कह सकते हैं। तो इसे कौन से नंबर का कहते हैं? दूसरे नंबर का एशिया का कुंभ मेला कह सकते हैं। इस मेले में आदिवासी 2 देवियों 11वीं शताब्दी की समक्का और उनकी बेटी लम्मा की पूजा अर्चना करते हैं। इस मेले का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? 2 वर्षों में इसका आयोजन एक बार किया जाता है। ठीक है, वही हमसे पूछ लेता है कि भारत के कौन कौन से हैं जहाँ कुंभ मेला लगता है? तो वो हैं प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। ठीक है, भारत के प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में कुंभ मेला लगाया जाता है। और खारची उत्सव भी त्रिपुरा का प्रमुख त्यौहार है। पिछली बार पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में कि खारची उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कहाँ का मुख्य फेस्टिवल है? तो खारची जो है वो त्रिपुरा का मुख्य फेस्टिवल है। कि एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी। इट इज अ सोशल कंसर्न दैट सेवेज इन मेनी सिटीज इंडिया इज स्टिल। ऑप्शन ए है कि मशीनों द्वारा साफ किया जाता है, क्लीनेड बाई मशीन्स। ऑप्शन बी है मेला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, क्लीनेड बाई मैनुअल्स
स्कैवेंजर्स। ऑप्शन सी है सबसे अच्छी सुविधा है, द बेस्ट फैकल्टी। ऑप्शन सी है कि निजी कंपनियों के स्वामित्व में है, इज ऑन्ड बाई प्राइवेट कंपनीज। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो मेला ढोने वाले हैं उनके द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, ये भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये दूसरा कोई हमारा ये जो मलमूत्र है इसको उठाता है, कितनी गलत बात है, तो उसको हम बढ़ावा कभी नहीं देना चाहिए। देख सकते हैं पहले ज़माने में ऐसा किया जाता था, पर अब तो इतना कुछ हम लोग एडवांस हो गए, तो अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में अभी भी चिंता का विषय है कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं, सिटी ऐसी है जहाँ मलजल जो है वो अब भी मेला ढोने वालों के द्वारा हाथ से साफ किया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी मेला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी विशेष सुरक्षा उपकरण के अपने हाथ से ही मानवीय अपशिष्ट को सिर पर ढोने की प्रथा को मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है। होता क्या है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की जो अपशिष्ट है उसको सिर पर ढोना ही मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रथा कहलाती है। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत प्रथा है। पहले इसके लिए लोग का वर्क करते थे क्योंकि पहले इतने साधन नहीं थे, कुछ था नहीं, पर अब तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अब हमारे पास कई फैसिलिटीज़ हैं। पूर्व में इसके तहत शुष्क शौचालय से मलमूत्र को हटाने की प्रथा को शामिल किया जाता था। मेलो स्कैवेंजर्स जो होते हैं उनका रोजगार और शुष्क शौचालय का निर्माण निषेध अधिनियम 1993 के तहत देश में हाथ से मेला ढोने की प्रथा को क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित। और इसके लिए हमने विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे भी 19 नवंबर को मनाने की घोषणा की है। और ये बात सीटेट के एग्जाम में जनवरी में पूछा गया था कि वर्ल्ड टॉयलेट डे विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं, तो 19 नवंबर को, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोचमपल्ली नाम है, यानी पोचमपल्ली इज द नेम ऑफ। ऑप्शन ए है कि लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, फोक आर्ट पेंटिंग्स मेड विद स्पेशल कलर्स। ऑप्शन बी है कि साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं, साड़ीज विद ट्रेडिशनल जियोमेट्रिक पैटर्न्स ऑफ डाइंग। ऑप्शन सी है कि बकरियों की किस्म का जिसका महीन ऊन साल से बनाने के काम आता है। टाइप ऑफ गॉड्स हुज फाइन हु वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग शॉल्स। और ऑप्शन डी है कि प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का, रेंज ऑफ एंशिएंट इंडिया टेम्पल्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी, साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज पोचमपल्ली, यानी कि पोचमपल्ली क्या नाम है, तो आप बता सकते हैं कि साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोचमपल्ली कहते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि जो पोचमपल्ली है ये साड़ी तेलंगाना की रेशम और सूती साड़ियों का एक प्रकार है। अच्छा, इस पे कई सारे देखो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप एक्सप्लेन अच्छे से देखना इसकी, जिससे आपको इसमें आइडिया मिले कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि पोचमपल्ली क्या है, तो ये रेशम और सूती साड़ियों का एक प्रकार है। कहाँ का है, तो तेलंगाना का है। इस साड़ी का नाम तेलंगाना में पोचमपल्ली एक जगह के नाम पर रखा गया जो ज़्यादातर साड़ियों की बुनाई में शामिल होती है। तो तेलंगाना में एक जगह है पोचमपल्ली नाम की, वहाँ ज़्यादातर क्या होती है, साड़ियों की बुनाई होती है। तो वहाँ रेशम और सूती साड़ियों का एक प्रकार होता है पोचमपल्ली साड़ी, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये साड़ी अपनी चमक और चमकीले रंगों के लिए जानी जाती है। काफ़ी फेमस होती है किसके लिए, अपनी चमक और चमकीले रंगों के लिए। ठीक है, क्योंकि हर जगह की कुछ ना कुछ विशिष्ट चीज़ें होती है। तेलंगाना के पोचमपल्ली साड़ियाँ विशिष्ट हैं। इन्हें उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में भी जानते हैं। तो इसलिए उत्कृष्ट साड़ियाँ यहाँ बनती है, तो पोचमपल्ली को सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत महीन धागे से बनती हैं, जो पहले धोया जाता है, फिर गंदगी को हटाने के लिए दाग लगाया जाता है। उसके बाद इसे चमकीले रंगों से रंगते हैं, फिर बंडलों में लपेटते हैं, फिर इसके बाद करिए का उपयोग करके बंडलों से साड़ियों की बुनाई कर देते हैं। और इन साड़ियों में अद्वितीय ज्यामितीय पैटर्न और हल्के वजन से इनको पहचान सकते हैं। इसकी पहचान कैसी होती है, इसके अद्वितीय मतलब ऐसी पैटर्न जिसमें पहले कभी ना प्रयोग किए गए हों, कहीं और कहीं ना हो, तो ज्यामितीय पैटर्न हल्के वजन से हम इसको पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। ऑप्शन ए है कि लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म इज अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। ऑप्शन बी है कि वाहिदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं जो अपनी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है। वाहिदा प्रिज्म कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज एंड हैज डन हर स्कूलिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। ऑप्शन सी है
कि वाहिदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली, यानी कि वाहिदा प्रिज्म इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड। ऑप्शन डी है कि वाहिदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर है और रोगियों को दवाई देती हैं। वाहिदा प्रिज्म इज अ मेडिकल ऑफिसर एंड जस्ट गिव्स मेडिसिन टू द पेशेंट्स। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए है ओनली ए, केवल एक सही है। ऑप्शन बी है ए एंड डी, ए और डी सही है। ऑप्शन सी है ए बी एंड सी, ए बी सी सही है। ऑप्शन डी है ए बी एंड डी, ए बी डी सही है। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी कि ए बी सी इसमें से हमारा ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर जो वाहिदा प्रिज्म खान है, उनका जन्म 10 सितंबर 1972 यानी कि 10 सितंबर 1972 को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थांडा मंडी गांव में हुआ था। उनके पिता जो गुलजार अहमद थे वो इस सरकारी स्कूल के कैसे थे, प्रधानाध्यापक, जबकि इनके में जो हाजरा काशवार थी वो अभी भी एक स्कूल की क्या थी, शिक्षिका। वाहिदा ने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल राजौरी में इंटरमीडिएट किया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज जम्मू से MBBS की पढ़ाई की और वाहिदा एक भारतीय नौसैनिक सर्जन थी। वह 2006 में पुणे में वार्षिक परेड संभालने वाली पहली महिला थी, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले जम्मू और कश्मीर की क्या थी, पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। द यूनिक आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी ऑफ वाराणसी इज। ऑप्शन ए है जरदोजी, ऑप्शन बी है तोड़ा, ऑप्शन सी है फुलकारी, ऑप्शन डी है काथा। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए जरदोजी। ठीक है, वाराणसी की कढ़ाई की जो अद्वितीय कला है उसको हम क्या कहते हैं, जरदोजी कहते हैं। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि जरी जरदोजी भारत में कढ़ाई का सबसे शानदार रूप है और जरदोजी एक ऐसा शब्द जो दो फारसी शब्दों से बना है जिसका अर्थ है जार यानी कि सोना और दोजी यानी कि कढ़ाई के लिए। तो जरी जरदोजी क्या है, जो भारत में कढ़ाई है उसका सबसे शानदार रूप है और एक ऐसा शब्द होता है जो दो फारसी शब्दों से बना होता है जिसका अर्थ होता है जार, जिसका मतलब होता है सोना, और दोजी जिसका मतलब होता है कढ़ाई के लिए। ठीक है, और ये हमारी हिस्ट्री यानी कि इतिहास बताता भी है कि जरदोजी का शानदार शिल्प 12वीं शताब्दी में दिल्ली की पहली तुर्क अफगान सल्तनत के द्वारा भारत में लाया गया। जरदोजी शब्द का प्रयोग चांदी और सोने की धातु के कढ़ाई के लिए हम करते हैं। जरदोजी शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं, चांदी और सोने की धातु की कढ़ाई के लिए। वाराणसी वे स्थान है जहाँ प्राचीन बुनाई परंपरा को सर्वोत्तम रूप से संरक्षित किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वन यूज फॉर ट्रैवलिंग टू स्पेस, यानी कि हमें स्पेस की यात्रा करनी है अंतरिक्ष की, तो हम इसमें से किसका उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए है एक उपग्रह, अ सैटेलाइट, ऑप्शन बी है एक रॉकेट, आ रॉकेट, ऑप्शन सी है एक हवाई जहाज, एन एरोप्लेन, ऑप्शन डी है एक उल्का पिंड यानी कि ए मेटोरॉइड। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी एक रॉकेट। ठीक है, अंतरिक्ष की यात्रा के लिए हमें एक रॉकेट है उसका हम यूज करेंगे। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि जो मानव होता है उसको अंतरिक्ष में भेजने के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी से दूरबे आकाशीय क्षेत्र जहाँ पर सभी खगोलीय पिंड जैसे कि ग्रह और तारे मौजूद होते हैं उस आकाशीय क्षेत्र को हम अंतरिक्ष कहते हैं। तो आपसे पूछ लेगा अंतरिक्ष किसे कहते हैं, तो पृथ्वी से दूर बे आकाशीय क्षेत्र जहाँ सभी खगोलीय पिंड मौजूद होते हैं उसे अंतरिक्ष कहते हैं, और वो खगोलीय पिंड में ग्रह और तारे वगैरह होते हैं। ठीक है, सोवियत संघ रूस के यूरी गागारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे। उन्होंने वोस्तोक नामक अंतरिक्ष यान में अपनी यात्रा की थी। तो कौन गया था सबसे पहले, यूरी गागारिन, जो कि कहाँ के थे, रूस के। ठीक है, उन्होंने वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से अपनी यात्रा जो थी वो की थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोग गांवों से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं। पीपल फ्रॉम विलेज माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन्स। ऑप्शन ए है कि बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए, यानी कि लोग जो होते हैं वो कहाँ रहते थे, गाँव में, लेकिन वो धीरे धीरे गाँव को छोड़कर शहर और कस्बों में जा रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में पहले गाँव ही गाँव थे, सब लोग वहीं रहते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आपके आस पड़ोस के लोग सब गाँव को छोड़ के शहर और कस्बों में जाने लगे। तो क्यों जाने लगे, उसका क्या कारण है, वही पूछ रहा है। तो पहला तो यही है कि बेहतर स्वच्छता और खुली जगह के लिए जा रहे हैं, फॉर बेटर हाइजीन एंड ओपन स्पेसेस। ऑप्शन बी है कि बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, फॉर बेटर एंड क्वालिटी
क्वालिटी एंड हेल्थ प्रोविजंस। सी है बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। और ऑप्शन डी है कि बेहतर गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियमों के लिए फॉर बेटर वाटर क्वालिटी एंड सोशल रूल्स। तो बताइए शहरों में वो कौन सी चीज़ होती है जिसके लिए लोग गांव छोड़कर शहर और कस्बों में चले जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी कि बेहतर रोजगार के अवसर से ज़्यादा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। अब देखो अपने आप को ही देख लीजिए, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर गांव में आपके सब कुछ है, देखो हवा भी अच्छी है, पानी भी अच्छा सा मिलता है, रहने की भी अच्छी व्यवस्था है, ठीक है, वो सब कुछ है, खाना पीना कहीं कहीं अच्छा मिल जाता है। लेकिन सबसे बुरा काम ये होता है कि हमें वहाँ क्या नहीं मिलता, रोजगार के अवसर नहीं मिलते, यानी कि हमें काम धंधा नहीं मिलता और शैक्षिक सुविधाएं नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस आपके घर छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए जाते होंगे, क्यों? क्योंकि उतनी अच्छी पढ़ाई आपके गांव में होती ही नहीं है, ना तो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, ना तो यूनिवर्सिटीज़ हैं और ना ही कॉलेजेस है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो वो अपने घर छोड़कर बाहर चले जाते, किसके लिए? शैक्षिक सुविधाओं के लिए और साथ ही रोजगार के लिए भी, क्योंकि रोजगार भी बहुत ही कम होता है गाँव में, इसलिए गाँव के लोग गाँव छोड़कर शहर चले जाते हैं। तो इसलिए पूछा था कि किसके लिए जाते हैं, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा कि बेहतर रोजगार के लिए और शैक्षिक और सुविधाओं के लिए। ठीक है, देखो बेहतर स्वच्छता और खुली जगह के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि सबसे अच्छा वातावरण गांव का ही होता है, इतना अच्छा वातावरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि ओपन स्पेसेस होता होगा, खुली जगह होती है, चाहे आप घर में बैठे, चाहे बाहर बैठे, चाहे पड़ोस में बैठे, मतलब बहुत ही अच्छा माहौल होता है सभा का, और स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। वहीं वायु की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी थोड़ा बहुत मिल जाती है, ज़्यादा वैसे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन वायु की गुणवत्ता अच्छी होती है। ठीक है, गुणवत्ता का जल ये तो हमारे गांव में ही मिलता है, शहरों में पानी अच्छा नहीं मिलता जितना अच्छा गांव में मिलता है। और सामाजिक नियम ये सब भी गांव में होते हैं, लेकिन रोजगार के लिए हम गांव छोड़ के शहर चले जाते हैं, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि लोगों को गांव से शहर और कस्बों की स्थानांतरित होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि शैक्षणिक सुविधाओं की कमी के लिए। बिल्कुल सही बात है, गांव में शिक्षा की सुविधाएं जो होती है वो कैसी होती हैं, बहुत ही कम होती है, इसलिए ना चाहते हुए भी गांव के लोग मजबूरी में शहर चले जाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता और अंतरजातीय संघर्ष के कारण, ये भी हम देखते हैं कि जात पात हाँ ये गाँव में बहुत ज़्यादा होती है, शहरों में तो ऊंच नीच जितना नहीं मनाया जाता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई होते हैं, इतना नहीं होता कि तुम ऊंची जात के हो नीचे जात को, लेकिन गाँव में ये सब बहुत चलता है। फिर बेहतर रोजगार के अवसर, हाँ काम धंधा नहीं मिल पाता, इसीलिए गाँव को छोड़कर शहर चले जाते हैं। गरीबी के कारण, वही बात, गरीब होंगे, गरीब किस लिए होंगे? क्योंकि काम धंधा नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे तो गरीब होंगे, इसलिए वो गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं, जैसे वो रोजगार कर सके, अपनी गरीबी को दूर कर सके। बेहतर स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, हाँ स्वास्थ्य सुविधाएं यानी अस्पताल वगैरह भी गाँव में अच्छे नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी लोग शहर चले जाते हैं। और वित्तीय सेवाओं में पैसा धंधा वही उसी का लाभ उठाने के लिए। साथ ही मौलिक सुविधाओं के अभाव के कारण है, कुछ मौलिक सुविधाएं भी उसे नहीं मिल पाती, इसलिए वो गांव छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? शहर। ठीक है, इन सब के कारण व्यक्ति जो है वो गांव से शहर चला जाता है। तो पूछ लेगा कौन सा कारण है, तो ये सारे कारण है, कौन से नहीं है तो वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम शहरी क्षेत्रों में देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार किए गए, यानी बी ऑब्जर्व दैट इन अर्बन एरियाज मोस्ट ऑफ द वेल्स which were functional about 40 years ago have dried up. Consider the following possible reasons for drying up water in the wells. यानी कि हमने देखा होगा कि आपने खुद ही देखा होगा कि आपने देखा होगा कि आपके गांव में क्या होता था, कुएं होते थे, बहुत ज़्यादा कुएं होते थे जो हमें पानी वगैरह देते थे। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में भी यही सब था, गाँव में भी था, मतलब लेकिन अब वो क्या हो गए, सूख गए हैं। तो पानी के सूखने के कारण क्या है, ये बताइए इनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण कुएं में पानी सूख गया है। अब तो गांव में भी सूख गए हैं, शहरी क्षेत्र के गांव में भी सूख गए हैं, क्योंकि पहले मैंने देखा था कि गांव में होते थे, लेकिन अब तो गांव में भी कुएं नहीं है, ना तो शहर में है, भले एक दो गाँव में हो, लेकिन मोस्टली ये सब सूख चुके हैं। तो क्यों सूखेंगे, इसका कारण पूछा है। तो ऑप्शन है कि कोई भी कुओं का उपयोग करना नहीं चाहता है, क्योंकि सभी घरों में टोंटियाँ लगी हैं। नो वन वॉन्ट्स टू यूज वॉल एज देयर आर टैप्स इन एवरी होम। ऑप्शन बी है कि लोग विद्युत मोटर द्वारा भूम जल खींचना पसंद करते हैं। पीपल लव टू ड्रा अंडरग्राउंड वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन सी है कि पेड़ों
कुओं और आसपास की जमीन को अब सीमेंट कोल तार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। द सॉइल अराउंड द ट्रीज वॉल्स एंड नियर बाई एरियाज इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट कोयल टार टू मेक द सराउंडिंग क्लीन। और ऑप्शन डी है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां वे नहीं है। उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। द लेक्स पॉन्ड्स इन विच रेन वाटर यूज्ड टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। टाल बिल्डिंग्स में बी सीन इन दोज प्लेसेस। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा इसे हमें सही उत्तर बताना है। द करेक्ट आंसर आर ऑप्शन ए बी और सी सही है, ऑप्शन बी है बी सी एंड डी सही है, ऑप्शन सी है ए सी और डी सही है और ऑप्शन डी है ए बी और डी सही है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसमें से हमारा बी सी और डी सही है। यानी कि लोग विद्युत मोटर के द्वारा भूम जल खींचना पसंद करते हैं। इसके कारण भी क्या हो गया है कि कुएं सूख गए। विद्युत मोटर यानी कि बिजली वाला जो मोटर होता है उसके द्वारा, जिससे वो चलता है बिजली के द्वारा। हम देखते हैं कि मोटर चला देते हैं जिसके द्वारा जो पानी होता है वो खींच लेता है और बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो लोग कुएं का इस्तेमाल क्यों करेंगे? कुएं में तो हमें ऊपर से खींचना पड़ता है और जल हमें ऑटोमेटिक प्रदान कर देता है मोटर के द्वारा। तो फिर हमारे लिए कौन सा पसंद है? हम लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि मेहनत कम लगती है। फिर कह रहा है कि पेड़ हैं, कुएं हैं और आसपास की जमीन है, उनको सीमेंट कोल तार के द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। ये भी बिल्कुल सही बात कि आस पड़ोस में क्या कर दिया गया है कि देखो आस पड़ोस में जब कुएं होंगे तो लापरवाह भी लोग बहुत हो गए। उनके बच्चे कहीं गिर जाते हैं, कि जानवर गिर जाते हैं कुएं के अंदर तो उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग उन्होंने अब उन पे क्या रख दिया है? पत्थर रख दिया। हमारे आसपास में एक कुआं था, ना तो उसमें पानी था ना कुछ, लेकिन जानवर गिर जाते थे, दिक्कत होती थी ना, तो इसलिए पत्थर रख दिया गया। इसके कारण भी क्या हो गई है कि कुओं का पानी अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और चौथा है कि जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वहां भी नहीं और ऊंचे भवन बना दिए गए। तो इसके कारण भी क्या हो गया है कि कुएं जो है वो उसमें पानी देखने को नहीं मिलता। तो ये तीनों कारण हैं, ठीक है, बी सी और डी वाला। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी टू का उपयोग करना नहीं चाहता क्योंकि घरों में टोटियां लगी हैं। क्यों नहीं? कई सारे लोग करना चाहते हैं अपने होंगे पर मजबूरी में कर नहीं पा रहे हैं। तो ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी तीनों सही है और तीनों किसमें दिए गए? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि हम शहरी क्षेत्रों में ये देखते हैं कि जो अधिकांश कुएं हैं उनमें लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उनका क्या किया जाता था? उपयोग। लेकिन अब वो कैसे हो गए हैं? सूख गए हैं, क्योंकि पानी के सूखने के कई कारण हैं, जैसे कि भूजल की कमी यानी पानी की कमी हो गई है। लोग विद्युत मोटर द्वारा भूजल खींच लेते हैं। पेड़ कुएं और आसपास की जमीन को अब सीमेंट इन कोल तार से ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। और जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी जो होता था इकट्ठा होता था अब भी वहां नहीं, उनके स्थानों पर क्या बना दिए गए हैं? ऊंचे भवन। ठीक है, इन सब के ये सब हमारे कारण है पानी को सूखने के, कुएं के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी पर भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो 21 जून यानी योग दिवस है। तो ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज का एक टीचर है, वो क्या सोच रहा है मन में कि जो 5वीं क्लास का जो बच्चा होगा उसको वो कहाँ ले जाएगा? ऐसी जगह ले जाएगा जो कि विश्व योग की राजधानी है। ठीक है, तो वो है कौन सी राजधानी? इन्हें बताना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी है वो। ऑप्शन ए है रानीखेत, ऑप्शन बी है ऊटी, ऑप्शन सी है ऋषिकेश, ऑप्शन डी है गंगटोक। यानी वन on account of yoga day celebrities and EVS teacher decided to take 5th grade students on a tour of the yoga capital of the world, which is ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें से ऑप्शन विच इज। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषिकेश। ठीक है, योगा हमारी कैपिटल कौन सी है? ऋषिकेश है। और अगर ईवीएस का क्लासरूम, अगर ईवीएस का टीचर ये चाहता है कि बच्चे योगा कैपिटल जाएं योग दिवस के उपलक्ष्य पर, तो वो उसे ऋषिकेश ले जाएगा जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी पर ले जाएगा। इसका नाम जो है वो ऋषिकेश है, यानी कि वो ऋषिकेश ले जाना चाहता है। 21 जून को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। तीर्थ नगरी जो ऋषिकेश है वो आदिकाल से ही क्या रही है? ऋषि मुनियों की योग और तप की भूमि रही, यानी कि कई ऋषि मुनि वहां बैठकर क्या करते थे?
तप करते थे। आधुनिक योग को यह पुनर्जीवित करने का श्रेय महर्षि योगी को दिया जाता है। भावातीत ध्यान योग को प्रणेता महर्षि योगी ने यहाँ सबसे पहले क्या किया था, योग और ध्यान के लिए 60 के दशक में शंकराचार्य नगर की स्थापना की थी। इसलिए ऋषिकेश को योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में हम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए और अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? एट होम चिल्ड्रन आर टोल्ड टू ईट स्लोली एंड चॉ वेल। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजंस आर, ऑप्शन ए है वे कम खाते हैं, दे ईट लेस, ऑप्शन बी है उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, देयर टीथ रिमाइन सेफ, ऑप्शन सी है वे खाते समय पानी नहीं पीते हैं, दे डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग, और ऑप्शन डी है उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है, देयर फूड डाइजेस्ट्स प्रॉपरली। आंसर हो जाएगा उसमें से हमारा ऑप्शन। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है ए एंड बी, ऑप्शन बी है बी एंड डी, ऑप्शन सी है ए बी एंड डी, ऑप्शन डी है ओनली डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली डी। ये कि हम अपने घर में बच्चों से क्या कहते हैं कि धीरे धीरे भोजन को खाओ और अच्छी तरह से चबा कर खाओ। इसका कारण यही होता है कि उनके भोजन का जो पाचन ढंग है वो सही से होगा। ठीक है, धीरे धीरे खाएंगे, पचा के खाएंगे तो पाचन ढंग ठीक से होता रहेगा। वे कम खाते हैं, सुरक्षित रहते हैं, समय पानी नहीं पीते, ये सब कोई कारण नहीं है। ऑप्शन डी सही कारण है। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए, अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि हम जितना चबा चबा कर खाएंगे उतना ही हमारा पाचन तंत्र कैसा होगा, बेहतर होगा। आपने देखा होगा कि कई लोग होंगे वो फटाफट खाते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, बिल्कुल अच्छे से चबा कर नहीं खाते, तो उनका पाचन तंत्र कैसा होता है, सिस्टम खराब हो जाता है। इसलिए मास्टर में सलाह देता है कि हमें धीरे धीरे खाना चाहिए जिससे पाचन तंत्र ठीक रहे। ठीक है, और अच्छी तरह चबाने का लाभ ये भी होता है कि भोजन का ठीक तरह से हम क्या ले पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं, उसका देर तक आनंद हम ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी खाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि किसका स्वाद कैसा है, तो हमें धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए। साथ ही धीरे धीरे चबा कर खाने से हमारे शरीर को जरूरी हार्मोन स्रावण करने के लिए समय यानी टाइम मिल जाएगा और पाचन क्रिया भी कैसी होगी, सही से होगी। ठीक है, और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकांश 6 पथ या अधिक होता है उस क्या कहलाता है? हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स विच आर मोस्टली 6 lanes और अबव आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, ऑप्शन बी है एयरवेज, वायुमार्ग, ऑप्शन सी है एक्सप्रेस वे, और ऑप्शन डी है वाटरवेज यानी कि जल मार्ग। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी, एक्सप्रेस वे। ठीक है, सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक होता है वो एक्सप्रेस वे कहलाता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या फिर अधिक होता है वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे को प्रायः हिंदी में द्रुत मार्ग कहते हैं और ये कुल 6 से लेकर 8 लेनें इसमें होती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो एक्सप्रेसवे है उस एक ही दिशा में एक ही साइड से 6 से 8 गाड़ियाँ उसमें जाती हैं और ये हाई स्पीड के लिए बनाई जाती है। ठीक है, और ये आधुनिक सुविधाएं भी होती हैं जिसमें एक्सप्रेस रेप, ग्रेड सेपरेशन, लेफ्ट डिवाइडर, एलिवेटर सेक्शन जैसी सुविधाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग रीडर। ओ माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माई फीचर्स आई एम प्राउड, आई एम। यानी कि जो पहली दी गई इसको आपको सॉल्व करना है। यानी कि सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता है, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ। यानी कि मैं कौन हूँ बताइए। ऑप्शन ए है पैरट तोता, ऑप्शन बी है डोव फोक्ता, ऑप्शन सी है डक बदक सुरखाब, ऑप्शन डी है पिकॉक मोर। तो बताइए इसमें से वो कौन है जो कहता है कि सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर राज है, मैं कौन हूँ। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर। ठीक है, मोर के सिर पर क्या होता है, ताज, वो सुंदर नाच दिखाते हैं और सुंदर पंखों का भी उन पर नाच होता है, तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाच है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पंछी कहलाता हूँ, मैं हूँ मोर। कह रहा है कि दमन और दीव की लोकप्रिय कला एक शिल्पकारी है। द पॉपुलर आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ दमन एंड दीव इज। ऑप्शन ए है बांस की शिल्पकारी, बम्बू क्राफ्ट, ऑप्शन बी है बर्ली चित्रकारी, वॉलर पेंटिंग, ऑप्शन डी है पत्थर की शिल्पकारी, स्टोन वेयर, ऑप्शन डी है कछुए के कवच की शिल्पकारी, टॉर्टॉइस शेल क्राफ्ट। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन
डी कछुए की कवच की शिल्पकारी। ठीक है, दमन और दीव की लोकप्रिय कला और शिल्पकारी क्या है, वो है कछुए की कवच की शिल्पकारी। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि दमन और दीव की लोकप्रिय कला और शिल्पकारी कछुए की कवच की शिल्पकारी है। दमन और दीव के क्षेत्र में कछुआ खोद शिल्प और हाथी दांत पर नक्काशी की कला काफी लोकप्रिय है। द्वीप के किनारे विभिन्न प्रकार के जो कछुए होते हैं वो पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है कि कछुए की खोल उत्पादों के विकास को बढ़ावा मिलता है। बड़ी संख्या में सजावटी और साथ ही घरेलू घरों के लिए उपयोगी वस्तुओं को भी तैयार किया जाता है। ये अपने अद्वितीय डिजाइन पैटर्न और स्थायित्व के कारण जो निर्माताएं और खरीदार होते हैं उनको आकर्षित करते हैं। ठीक है, वर्ली चित्रकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र की एक जनजाति के द्वारा ये बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज ऑप्शन ए, इनको केवल कृत्रिम संपर्कों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दे कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स। ऑप्शन बी है, इनकी कमी अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। दे आर डेफिशिएंसी कॉज्ड वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज। ऑप्शन सी है, मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। दे आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमंस इन स्मॉलर अमाउंट। और ऑप्शन डी है, वे सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। दे आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फूड आइटम्स। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी कि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता जीवन भर लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है। यानी कि एक पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता तो जीवन भर पर पड़ती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। स्थूल पोषक तत्वों के विपरीत मानव शरीर द्वारा एक बहुत कम मात्रा में दिए जाने वाला आवश्यक खनिज आहार होता है। आमतौर पर 100 माइक्रोग्राम दिन में से भी कम सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज, सेलेनियम, जस्ता, मोलिब्डेनम आदि क्या होते हैं शामिल। दूसरे शब्दों में विटामिन तथा खनिज लवणों के जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उन्हें कहा जाता है क्योंकि मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कितनी होती है, बहुत ही कम। विटामिन वे कार्बनिक रसायन होते हैं जिनका सेवन किसी प्राणी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, आवश्यक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासित विषय है। यानी कि हमारे कई सारे ऑप्शंस दिए गए होंगे और इसमें से वो कौन सा कथन होगा जो ये स्पष्ट करेगा कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है वो कैसा विषय है, एक सब्जेक्ट है अंतः अनुशासित। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस द फैक्ट दैट इन्वायरमेंट स्टडीज इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। क्वेश्चन ये है कि यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। It integrates the knowledge of various subjects for understanding all the aspects of environment. ऑप्शन बी है, ये विविध रूप में अवधारणाओं को शामिल करने वाला एक अंतः अनुशासित क्षेत्र है। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया विच इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स इन वेरियस फॉर्म्स। ऑप्शन सी है, ये जैविक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतः क्रिया का क्षेत्र है। इट इज़ एन एरिया ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। और ऑप्शन डी है कि यह जैविक और जीवोत्तर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता और अंतः क्रिया करने वाला क्षेत्र है। इट इज़ एन एरिया ऑफ इंटीग्रेशन एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। चौथा है कि पांचवा है कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों की पूर्व तैयारी है। इट इज़ द पीरियड प्रिपरेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट ऑफ अपर प्राइमरी क्लासेस। तो ये बताना है कि इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा सही है। पहला है कि ए, बी और सी सही है। दूसरा है कि बी, सी और डी सही है। तीसरा है कि सी, डी और ई सही है। चौथा है कि ए, बी और ई सही है। से आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए, कि इसमें से हमारा ए, बी और सी सही है।
ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि अंतः अनुशासनिक अध्ययन का तात्पर्य वैसे अध्ययन से होता है जिसमें विद्या की एक से अधिक शाखाओं का पारस्परिक प्रभाव और संबंध विद्या शाखा के नियम और सिद्धांत के आधार पर इस प्रभाव की पहचान की जाती है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए पर्यावरण अध्ययन कैसा है, एक अंतः अनुशासनिक विषय है, जैसे कि ये पर्यावरण के जितने भी पहलू होते हैं उनको समझने के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करता है। ये विविध रूप में जो अवधारणाएं होती है उसको शामिल करने वाला एक ऐसा क्षेत्र है, अंतः अनुशासित क्षेत्र है, और ये जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली जो अंतः क्रिया है उसका भी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। थीम बेस्ड अप्रोच इन ईवीएस हेल्प्स इन। ऑप्शन ए है कि सभी प्रत्ययों और विषयों को शामिल करने में, कवरिंग ऑल कंसेप्ट्स एंड इशू। ऑप्शन बी है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकसित करने में, डेवलपिंग सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में, डेवलपिंग स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ऑप्शन डी है ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में, अकेजिंग नॉलेज हॉलिस्टिकली। अकेजिंग नॉलेज हॉलिस्टिकली। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा। थीम आधारित पद्धति में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थीम आधारित पद्धति में सबसे शायद यही होता है कि ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करें। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि थीम आधारित अध्ययन या फिर शिक्षण इस तरह से किया जाता है कि जो शिक्षण और अधिगम होता है, जिससे जो पाठ्यक्रम होते हैं उसके कई क्षेत्रों को एक साथ जोड़ा जाता है। यानी कि थीम आधारित अध्ययन वे अध्ययन या शिक्षण होता है जिसमें शिक्षण और अधिगम जो होता है इससे पाठ्यक्रम के कई क्षेत्रों को जोड़ लिया जाता है और विषय के साथ साथ व्यापक अनुप्रयोग की भी उचित समझ जो होती है वो प्रदान करने के लिए एक विषय के भीतर भी उसे एकीकृत कर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति होती है, उसको ज्ञान को हम संपूर्णता से अर्जित करने में सहायक होते हैं। साथ ही जब छात्र किसी थीम के माध्यम से सीखता है तो वे संदर्भ में सीख रहे होते हैं। यह न केवल छात्रों को ये समझने में हेल्प करता है कि वे क्या सीख रहे हैं, बल्कि विशिष्ट संदर्भों में विचार और फिर क्वेश्चनों को भी जोड़ने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ CCE। काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है, तो बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सतत और समग्र मूल्यांकन यानी कि CCE, इसकी फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन। ये भी पूछ लेता है कि CCE की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन होती है, यानी कि सतत और समग्र मूल्यांकन। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो सतत और समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करेगा। ऑप्शन ए है कि ये पाठ कथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। दिस इज एन असेसमेंट विच इज डन एट द एंड्स ऑफ लेसन्स एंड ईयर। दूसरा है कि ये सीखने के लिए के बजाय सीखे गए का आकलन है। दिस इज एन असेसमेंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन लर्न इंस्टीड ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तीसरा कह रहा है कि रचनात्मक रूप से सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। दिस इज प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न कंस्ट्रक्टिवली। चौथा है कि ये सीखे गए के बजाय सीखने के लिए का आकलन है। दिस इज एन असेसमेंट फॉर लर्निंग इंस्टीड ऑफ असेसमेंट व्हाट हैज़ बीन लर्नड। ऑप्शन ए है कि ए एंड बी सही है, ऑप्शन बी है बी और सी सही है, ऑप्शन सी है सी और डी सही है, ऑप्शन डी है ए और डी सही है। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी। कौन से ऑप्शन सही है, सी और डी वाले सही हैं। कि CC के बारे में सही है कि रचनात्मक रूप से सीखने के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो होता है वो प्रोवाइड कराता है। साथ ही ये सीखे गए के बजाय जो सीखने के लिए आकलन है। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि सतत शब्द का इस बात पर महत्व यानी कि बल देते हैं कि व्यक्तित्व के पहचान क्षेत्रों का मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, ना कि कैसी है, अलग थलग असत घटनाओं का एक संयोजन एक संपूर्ण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में बनाया जाता है और एक शैक्षिक सत्र की पूरी अवधि में क्या कह दिया जाता है, फैला हुआ है। दूसरा शब्द व्यापक के संकेत करता है कि शैक्षिक से परे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को भी समझने का प्रयास करेगा, जैसे कि योग्यता है, कौशल है, गुण है, रुचियाँ हैं, व्यवहार है, मूल्य है, बाहर की गतिविधियाँ हैं
इत्यादि। तीसरे शब्द मूल्यांकन का तात्पर्य होता है कि कुल प्रयास का उद्देश्य केवल छात्रों की उपलब्धि और प्रवीणता के स्तर को मापना नहीं होता है, बल्कि निदान और उपाय संवर्धन के माध्यम से सुधार करना होता है। ये छात्रों को रचनात्मक रूप से सीखने की क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। तो सीखे गए के बजाय किसका आकलन होता है, सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीसीई में ईवीएस में सीसीई का अर्थ है, सीसीई इन ईवीएस स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए है कंटिन्यूस एंड कम्युलेटिव एवोल्यूशन, सतत और संचयी मूल्यांकन। ऑप्शन बी है संचयी और संज्ञानात्मक मूल्यांकन, कम्युलेटिव एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है व्यापक और संचयी मूल्यांकन, कम्प्रिहेंसिव एंड कम्युलेटिव एवोल्यूशन। ऑप्शन डी है सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ईवीएस का क्या, सीसीसी का क्या अर्थ है, तो सीसी यानी कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में। ठीक है, सीसी का अर्थ होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि ईवीएस में सीसी का अर्थ होता है कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ये हमें ये संकेत देता है कि बच्चों के सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई है, यानी कि बच्चे जो सीख रहे हैं उनमें कहाँ कहाँ कमी है, और उसके सुधार हेतु शिक्षक उचित समय उचित कदम उठा सकें। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि बच्चों में सीखने में कहाँ हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उन्हें विशेष सहायता की ज़रूरत है। सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर और व्यापक आधार पर शिक्षा के अन्य व्यवहार परिणामों का क्या होता है, आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ ईवीएस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए है कि पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण प्रदान करना, टू प्रोवाइड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, डेफिनेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस अबाउट द इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी है कि मौजूदा पर्यावरण मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, टू डेवलप सेंसिटिविटी टूवर्ड्स करेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज। ऑप्शन सी है कि परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान अर्जन करने की स्थितियाँ बनाना, टू जनरेट सिचुएशंस टू इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट एंड एक्वायर नॉलेज बाय सेल्फ। ऑप्शन डी है कि पर्यावरण समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना, टू डेवलप द एफिशिएंसी टू रिमूव द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो ऑप्शन ए है कि इसमें हमारा ए और बी सही है, ऑप्शन बी है कि बी और सी सही है, ऑप्शन सी है कि बी सी डी सही है, और ऑप्शन डी है कि ए बी डी सही है। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी, के इसमें से हमारा बी, सी और डी सही है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है कि वह परिवेश जिसमें हम रहते हैं, मतलब कॉमन सी बात है कि वह इन्वायरमेंट, वह परिवेश जहाँ हम रहते हैं वो क्या कहलाता है, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है परि प्लस आवरण। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसके अर्थ होता है चारों ओर से ढकने वाला, चारों ओर होने वाला। पर्यावरण में वह सभी चीज़ें होती हैं वो शामिल होती हैं जिस पर हम अपने अस्तित्व के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड होते हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जिस पर हम डिपेंड होते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वे जैविक घटक हो या अजैविक घटक हो। ये पर्यावरण के निम्न उद्देश्य होते हैं, जैसे कि मौजूदा पर्यावरण मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करेगा, परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान अर्जित करने की स्थितियाँ बनाएगा, पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता को विकसित करेगा, साथ ही जनता को पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण सुधार में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, प्रकृति के साथ सद्भाव करने का भी क्या करता है, प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिलीवियस एंड इन्वायरमेंटल एज अ कॉन्सेप्ट इज मीन टू इंक्लूड, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण को सम्मिलित करता है। ऑप्शन ए है कि भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी है जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी है भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। और ऑप्शन डी है कि जैविक पर्यावरण, जीवन प्रक्रम तंत्र और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लाइफ प्रोसेस सिस्टम एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन
बी जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। ये पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है कि वह परिवेश जिसमें हम रहते हैं, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं वो क्या कहलाता है, पर्यावरण। पर्यावरण में सिर्फ सभी चीज़ें शामिल होती है जिसमें हम अपने अस्तित्व के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड होते हैं, चाहे वो जीवित घटक जैसे कि जानवर, पौधे, निर्जीव घटक जैसे कि मिट्टी, हवा और पानी हो। पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण अध्ययन प्रणाली का वैज्ञानिक अध्ययन होता है और जीवों पर इसके निहित और प्रेरित परिवर्तनों की स्थिति इसमें न केवल पर्यावरण के भौतिक और जो कि जैविक लक्षण होते हैं वो अध्ययन शामिल है, बल्कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक और पर्यावरण पर मनुष्य के प्रभाव है उनका भी क्या किया जाता है, अध्ययन जो होता है वो शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल वेटिंग फॉर द स्कूल बस इन द मॉर्निंग, मोना वाज आस्किंग हर सन जेश facts and definitions for the EVS test to be held today. Which of the following statements are big barriers for learning of JS? यानी कि क्या है कि सुबह स्कूल बस का इंतजार करते हुए मोना है वो अपने बेटे जो JS हैं उसको आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही होती है। तो कौन सा कथन JS के सीखने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं? तो पहला है कि ऐसा करके मोना JS की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से JS तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा। मोना इज हेल्पिंग JS बाय डूइंग सो बिकॉज बाय रिवाइजिंग JS विल लर्न फैक्ट्स एंड डेफिनेशन बाय हार्ट। ऑप्शन बी है कि ऐसा करके मोना JS की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। मोना इज हेल्पिंग JS बाय डूइंग सो बिकॉज फैक्ट्स एंड डेफिनेशन आर लर्न बेटर इन द मॉर्निंग आवर्स। तीसरा है ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। मोना इज मेकिंग JS एनालिसिस बाय आस्किंग फैक्ट्स एंड डेफिनेशन इंस्टेड ऑफ न्यूसलिंग नेचुरल क्यूरियोसिटी। और ऑप्शन डी है कि ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है। मोना इज मेकिंग JS एनालिसिस बाय आस्किंग फैक्ट्स एंड डेफिनेशन इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग प्रोसेस स्किल। तो ऑप्शन ए है कि ए बी सी सही है, ऑप्शन बी है बी सी डी सही है, ऑप्शन सी है सी डी सही है, ऑप्शन डी है ए बी सही है। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन डी, के इसमें से हमारा ए और बी वाला ऑप्शन सही था। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि सुबह स्कूल बस का इंतजार करते हुए अगर मोना अपने बेटे एजाज से आज जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की परीक्षा आयोजित हो रही है उसके तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही है, तो ऐसा करके वो सबसे बड़ी बाधाएं ये हैं जेस के सीखने में कि ऐसा करके मोना जेस की सहायता कर रही है क्योंकि जेस तथ्य और परिभाषाओं को अच्छी तरह से याद करेगा। साथ ही जेस की सहायता भी कर रही है क्योंकि तथ्य और परिभाषाओं को सुबह अच्छी तरह से क्या किया जा सकता है, याद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है। ईवीएस टेक्स्ट बुक इज, ऑप्शन ए है बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड, ऑप्शन बी है शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड, तीसरा है विषय केंद्रित सब्जेक्ट सेंटर्ड, चौथा है समुदाय केंद्रित कम्युनिटी सेंटर्ड। पहला है ओनली ए सही है, ऑप्शन बी है ओनली ए और सी सही है, तीसरा है ओनली ए और बी सही है, चौथा है कि ए और डी सही है। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए और डी सही है। एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि ईवीएस यदि हम बच्चों को स्थानीय और व्यापक पर्यावरण के प्राकृतिक, मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों की समझ का पता लगाने, जांच करने और विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन है कि ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होता है कि बाल केंद्रित और समुदाय केंद्रित है। इसका उद्देश्य भी होता है कि बच्चों को उनके आसपास की वास्तविक स्थितियों से अवगत कराने का प्रयास करें ताकि प्रचलित पर्यावरण मुद्दे प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के प्रति जुड़ने, जागरूक होने, सराहना करने और संवेदनशील होने में क्या हो सके, मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि while teaching foods to class 4 students, Rukmani made the students eat chart of popular food. She asked the student to describe the tastes and guess the ingredients used in the chart. This approach will help in the development of which of the following types of process skill। यानी कि कक्षा
4 की जो विद्यार्थी है उसको भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट है वो खिला दिया है, जिससे विद्यार्थियों को उसके स्वाद का वर्णन करने और चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा गया। तो इससे किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायता मिलेगी? ऑप्शन ए है सैद्धांतिक कौशल, ऑप्शन बी है प्रायोगिक कौशल प्रैक्टिकल स्किल्स, ऑप्शन सी है अवलोकन कौशल ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ऑप्शन डी है व्याख्या करने का कौशल स्किल ऑफ डिस्क्राइबिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, अवलोकन कौशल। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल का प्रयोग कर रहा है। हमारी व्याख्या कह रही है कि कक्षा 4 के विद्यार्थी उन्होंने भोजन को पढ़ाते हुए उसमें जो रुक्मणी है वो क्या करती है कि लोकप्रिय भोजन चाट है उसको खिलाती है। ठीक है, उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करने के लिए कहा है, जिससे कि चाट में प्रयोग की जाने वाली जो सामग्री है उसका अनुमान लगाने के लिए कहा। ये उपागम अवलोकन प्रक्रिया के कौशल को विकसित करने में सहायक होता है। और पीछे यंग ने कहा भी है कि अवलोकन नेत्रों के द्वारा किया गया विचार पूर्वक अध्ययन होता है, जिसका प्रयोग सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थानों के साथ साथ संपूर्णता का निर्माण करने वाली पृथक पृथक इकाइयों का सूक्ष्म निरीक्षण करने की एक पद्धति के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्किल्स डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स when they conduct the activity given in the topic what floats what sinks are, यानी कि जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं तब उनमें जिन कौशलों का विकास होता है वे कौन से हैं? ऑप्शन ए है प्रेक्षण खोज चर्चा करना, ऑब्जर्वेशन डिस्कवरी एंड डिस्कशन, ऑप्शन बी है कि साक्षात्कार करना प्रश्न करना सहयोग इंटरव्यू क्वेश्चनिंग एंड कोऑपरेशन, ऑप्शन सी है प्रेक्षण अभिलेखन विश्लेषण ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग एनालिसिस, ऑप्शन डी है व्याख्या करना चर्चा करना न्याय और समानता से संबंध एक्सप्लेनेशंस डिस्कशंस कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन सी प्रेक्षण अभिलेखन एवं विश्लेषण। ठीक है, जब विद्यार्थी विषय क्या घेरता है और क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करता है तो जिन कौशलों का विकास होता है वे प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस हैं। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करता है तो उनमें प्रेक्षण अभिलेखन और विश्लेषण कौशल विकसित होते हैं। इसमें से अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या है? यंग के अनुसार अवलोकन आंखों द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है। यंग ने क्या कहा है कि जो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन होता है वो आंखों के द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाता है, जिसे कि सामूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता के रचने वाले पृथक इकाइयों का भी अध्ययन किया जा सके। वहीं अभिलेख क्या होता है? ये वह क्रिया होती है जिसमें आंकड़ों को ग्रहण करने के बाद उसे किसी माध्यम पर हम संग्रहित करते हैं ताकि बाद में उसका उपयोग किया जा सके। साथ ही विश्लेषण होता है किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों के खोजने की क्रिया को विश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राधा एन ईवीएस टीचर वॉज मेकिंग पूरी एट हर होम ऑन दिवाली। हर डॉटर गीता wondered why the puri puffed on frying as a teacher what should राधा do। यानी कि जो राधा है वो एक ईवीएस की अध्यापिका है, टीचर है ईवीएस की, दिवाली पर अपने घर पूड़ी बना रही थी। उसकी बेटी गीता को यह आश्चर्य हुआ है कि पूड़ी तलने पर क्यों आखिर फूल जाती है। तो राधा एक शिक्षक होने के नाते उसे क्या करना चाहिए, कैसे अपनी बेटी को समझाना चाहिए, कैसे इसके बारे में उसे बताना चाहिए। पहला है कि उसे कहे कि पानी के अणु भाप में बदल जाते हैं और इस तरह से बनी भाप के कारण पूड़ी फूल जाती है। Tell her that water molecules get converted into steam and puri gets puffed due to steam the फॉर्म्ड। दूसरा है कि उससे इस तरह के अन्य फूलने वाली खाने की वस्तुएं जैसे कि चपाती के बारे में सोचने को कहें, इसका कारण खोजने को कहें। आस्क हर टू थिंक अबाउट अदर सिमिलर eatables that get puffed like चपाती एंड थिंक अबाउट द रीज़न। यानी कि जो राधा है वो कौन सी टीचर थी? ईवीएस की टीचर थी और दिवाली पर अपने घर पूड़ी बना रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है, तो बच्चे घर में होते हैं। उसमें एक बेटी थी गीता, जब वो देखती है कि पूड़ी फूल रही है, देखिए क्यों तलने के बाद, तो एक शिक्षक होते नाते आप उसे कैसे समझाएंगे? उसे ये कहेंगे कि पानी के अणु भाप में बदल जाएंगे, इसी तरह से पानी भाप के कारण पूड़ी फूल जाएगी। या फिर उसे कहेंगे कि जो अन्य तरह की फूलने वाली वस्तुएं होती है जैसे चपाती वगैरह
है उसके बारे में खोजें और इसके बारे में सोचें और उसी के बारे में खोजें। या फिर ऑप्शन सी है कि उससे इसका कारण सोचने और ये समझने को कहेंगे कि तेल में तलने पर पूरी क्यों फूल जाती है। आस्क हर टू थिंक अबाउट द रीजन एंड एक्सप्लेन व्हाई पूरी गेट्स पफ्ड अपॉन फ्राइंग इन ऑयल। या फिर उसे कहेंगे कि सोचो और समझो कि काहे जो है वो पूरी जो है वो तेल में तल जाती है, अच्छे से क्यों आगे फूल जाती है। ठीक है। चौथा है कि उसे ये दिखाएंगे कि चावल पकने के दौरान चावल के बर्तन को ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उसके ऊपर उठने के कारण पूछें। शो हैड दैट प्लेस कवरिंग द राइस utensil during cooking also moves upward and ask why it move upwards। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन ए है ए एंड बी, ऑप्शन बी है बी एंड सी, ऑप्शन सी है सी एंड डी, ऑप्शन डी है बी एंड डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से हमारा बी और डी सही है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि राधा ईबीएस की अध्यापिका है और दिवाली पे अपने घर पूड़ी बना रही है और उसकी बीती गीता को ये देखकर आश्चर्य होता है कि पूड़ी तलने पर क्यों फूल रही है। तो राधा एक शिक्षक होने के नाते उसे इस तरह की अन्य फूलने वाली जो वस्तुएं जैसे कि चपाती वगैरह उसके बारे में कहेंगे कि इसके बारे में तुम सोचो, साथ ही खोजने को भी कहेंगे इसके क्या कारण है। वो दिखाएंगे चावल पकने के दौरान चावल के बर्तन हैं उनको ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उसे उसके ऊपर उठने का कारण पूछेंगे। धातव है कि चपाती के फूलने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब हम आटे में पानी निकालेंगे मिलाकर उसे गूंथते हैं तब प्रोटीन की परत भी पड़ जाती है, इसे लचीली परत का ग्लूटेन कहते हैं और ग्लूटेन अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, इस कारण जो रोटी है वो फूल जाती है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है कि कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने दादा दादी से संवाद करें और उनमें बाल्यकाल के विषय में जाने। ये पागम निर्भर है। इन क्लास 4 चैप्टर ऑन चेंजिंग टाइम्स स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स टू फाइंड आउट अबाउट देयर चाइल्डहुड। दिस अप्रोच रिलाइज ऑन ऑप्शन ए है हिस्ट्री पर यानी कि इतिहास पर, ऑप्शन बी है पुरातत्व पर, ऑप्शन ए है हिस्ट्री इतिहास पर, ऑप्शन बी है पुरातत्व पर आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी है लिखित अभिलेखों पर रिटन रिकॉर्ड्स, ऑप्शन डी है मौखिक इतिहास पर ओरल हिस्ट्री। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौखिक इतिहास पर। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि कक्षा 4 के पाठ बदलते समय में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे बाल्यकाल के विषय में जानें। तो ये मौखिक इतिहास उपागम पर निर्भर है। ज्ञात है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य का अनवरत संवाद होता है जो कि दादा दादी के संवाद का अभिलेख न होने के कारण ये संवाद कैसा होगा, मौखिक इतिहास पर निर्भर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ कैंप ड्यूरिंग इवनिंग नाइमा आस्क्ड स्टूडेंट टू स्वीप देयर रूम फॉर क्लीनिंग इट। मैनी सेड माई ग्रैंड मदर सेज दैट इफ वी स्वीप द हाउस आफ्टर सनसेट वी विल बिकम पुअर, व्हाट शुड नाइमा डू। यानी कि जो कैंप में शाम के दौरान नाइमा है वो अपने विद्यार्थियों से क्या कहती है कि उसे अपने कमरे साफ कर लेने चाहिए, झाड़ू लगा लेनी चाहिए। लेकिन इसमें मणि कह देती है कि मेरी दादी क्या कहती है कि अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे गरीब। तो नाइमा को क्या करना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि आप अगर शाम के बाद झाड़ू लगाते होंगे तो आपके जो बड़े बूढ़े होंगे वो नहीं लगाने देते होंगे कि ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है कि मणि से कहेंगे अगर आप शाम को घर में झाड़ू लगाते हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टेल मनी डेट नो सच थिंग्स हैपन्स इफ वी स्वीप द हाउस इन द इवनिंग। ऑप्शन बी है कि मणि से कहेंगे कि जब हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। टेल मनी डैट कीपिंग द प्लेस वेयर वी लिव क्लीन इज इसेंटिकल एंड सो स्वीपिंग मस्ट बी डन। तीसरा है कि मणि से पूछेंगे क्या उसे देखने के लिए कि अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है तो क्या कभी झाड़ू लगाया है क्या। आस्क मनी इफ शी स्वेप्ट द हाउस रिलीज द सी व्हेन हैपेंस व्हेन स्वीपिंग इज डन आफ्टर सनसेट। मतलब ये कहेंगे कि तुमने क्या कभी झाड़ू लगा कर देखा है, ऐसा होता है भी, खाली कहेगा ये बात विश्वास कर रही हो। चौथा है कि मणि से कहेंगे झाड़ू लगा कर इस बात की जांच करें कि ऐसा क्या होता है कि गरीबी आ ही जाती है। टेल मनी टू स्वीप द रूम एंड टेस्ट वेदर शी बिकम्स पुअर बाय डूइंग सो।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे अच्छा ये है कि मणि से कहें कि झाड़ू लगाकर इस बात की जांच कर ले कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। मतलब ये तो कही कहाई बातें हैं कि मतलब दादी है, नानी है, पुराने लोग हैं, वो ये सोचते थे कि अगर शाम के बाद झाड़ू लगाएंगे तो घर में क्या आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। इसके लिए आप ये कह सकते हैं मणि से कि वो झाड़ू लगाए और देखे, इस बात की जाँच करे कि प्रैक्टिकल करके देखे कि घर में गरीबी आती है कि नहीं आती है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है कि कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उसके कमरे साफ करने के लिए कहती है और झाड़ू लगाने को कहती है। तो मणि कहती है कि मेरी दादी ने मना किया है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर में गरीबी आती है। तो इस पर नाइमा मणि से कह सकती है वो झाड़ू लगाए, इस बात को जांचे कि सच में गरीबी आती है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा करने से एक प्रयोगात्मक क्रिया हो जाएगी। मणि अपनी दादी की बात को जांच परख भी लेंगी, यानी कि हर बात तो जरूरी नहीं है सच हो सच्चे तो नहीं है, उसको जांच करके देख लो। ठीक है, प्रयोग करके देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिनसे उनमें प्रक्रिया के कौशलों को विकसित होते हैं तो उन्हें जीवन में मदद करेगा, ऐसा विचार निर्भर है। स्टूडेंट्स आर encouraged to activity engaged in the learning process, thus developing practical skills that will be help in their lives later. Such an idea depends upon option A खोज उपागम पर, डिस्कवरी अप्रोच, ऑप्शन बी है अन्वेषण विधि पर, इंक्वायरी मेथड, ऑप्शन सी है संप्रत्यात्मक उपागम पर, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, ऑप्शन डी है अनुभवात्मक अधिगम पर, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। से आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन डी के अनुभवात्मक अधिगम पर। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि विद्यार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में क्या करता है, मदद। ऐसा विचार अनुभवात्मक अधिगम पर निर्भर है। अनुभवात्मक अधिगम का अर्थ क्या होता है कि अनुभव या अवलोकन पर आधारित लोग अनुभव और अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं और ऐसा सीखने का स्वाभाविक तरीका है कि शिक्षण संगठन अनुभवात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि while on a visit to a zoo, students were observing rabbits. Kiran asked the teacher which is the rabbit who ran the race with the tortoise. Where is the tortoise? Kiran's question indicates which of the following object of EVS learning, यानी कि चिड़ियाघर की सैर के दौरान जो विद्यार्थी है वो खरगोश को देखते हैं और किरण ने अध्यापिका से पूछा कि के खरगोश कौन सा जो कछुए के साथ दौड़ लगाई थी, वे कछुआ कहाँ है। किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के किस उद्देश्य को इंगित करते हैं। जैसे कि बचपन में आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि कछुआ और जो खरगोश था वो दोनों दौड़ते थे, कौन जीता था कौन हारा था। तो यही सब वो है, वो जाते हैं जब चिड़ियाघर में तो मुझे मन में यही प्रश्न उठता है कि वो चिड़िया और मतलब वो खरगोश और वो कछुआ कौन सा जो उसने वो स्टोरी में जीते और हारे थे। ठीक है, तो आप एक टीचर होने के नाते क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए, बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना, टू कनेक्ट चिल्ड्रन विद द एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटीज। ऑप्शन बी है बच्चों के सृजनात्मकता का पोषण करना, टी न्यूरिश द क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन। तीसरा है कि परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, टू डेवलप एन अवेयरनेस टूवर्ड्स एनवायरमेंटल इश्यूज। चौथा है कि वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील विकसित करना, टू डेवलप सेंसिटिविटी टूवर्ड्स विद एनिमल्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधि से जोड़ना, टू कनेक्ट चिल्ड्रन विद द एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटीज। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि चिड़ियाघर में शेर किए थे बच्चों ने, तो विद्यार्थी खरगोश को देखते हैं और टीचर से पूछते भी, उसमें से किरण है वो टीचर से पूछती है कि वह खरगोश कौन सा जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी और वह कछुआ कहाँ है। तो ये किरण के प्रश्न पर्यावरण अध्ययन अधिगम के बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ने की तरफ इंगित करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट था। इससे हमको आइडिया मिलेगा कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे और हमने इससे पहले इसकी काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, ना देखिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सारे शॉर्ट देखा कीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।